नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि 2020 में भारत में गोल्ड की डिमांड 26 साल में सबसे कम रही है। कोरोना की वजह से डिमांड में भारी गिरावट आई है। अब आगे क्या डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये रिपोर्ट है, तो इस वक्त हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया के एमडी सोम सुंदरम पीआर साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोम सुंदरम पीआर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि 2020 का साल गोल्ड के लिए 26 साल में डिमांड के लिहाज से बहुत खराब रहा, लेकिन क्या 2021 में हम ठीक ठाक रिकवरी गोल्ड की डिमांड में देख पाएंगे? Yes, 2021 gold demand will recover because many of the weddings that got rescheduled will come back. People have got used to 50,000 rupee price now, and we are also seeing generally the social interactions are increasing. We have seen it in Q4, a much better quarter than the previous 3 quarters, and this will continue into 2021. Right. एक क्वेश्चन मेरा आपसे और होगा कि चूंकि 26 ईयर में सबसे खराब साल रहा है 2020, तो जितनी गिरावट हमने 35% के आसपास की देखी है 2020 में, क्या उतनी रिकवरी हो पाएगी क्या 21 में? Yes, because there is a clear reason why 35% dropped. It is not. It's not very difficult to see why there was a drop. There were logistics problems. Gold was not available for nearly a quarter, more than a quarter. Every shop was shut. There was no movement of gold. Artisans have moved away. So this is not purely a demand-driven contraction. It is more a supply-driven contraction as well. Not even, I wouldn't even say supply. It's about logistical issues in the society. Nothing to do with gold sector as such. So the recovery will be fast. तो आप करें कि रिकवरी बहुत फास्ट होगी, चूंकि 2020 में कोरोना की वजह से डिमांड में गिरावट आई थी और अब चूंकि दुनिया भर में चीज़ें खुल गई हैं, इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है, तो आप करें कि रिकवरी भी फास्ट होगी। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि अब जो रिकवरी आएगी गोल्ड की डिमांड में, उसमें कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट डिमांड का कितना होगा और जो कंज्यूमर डिमांड है उसका कितना होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अभी जो है वो रिटेल की डिमांड ज्यादा होगी या इन्वेस्टमेंट की? But both are retail, bars and coins, which is called investment, as well as jewelry. And India में ये definition उतना tight नहीं होना चाहिए, because we always buy pure gold. Even for jewelry, we want 22 carat. It is an investment, it's not purely ornament. Okay. But we will see bars and coins grow definitely faster than in the previous year because it has dropped also. It is one of the lowest figures. But overall, Indian demand will continue to be driven by jewelry. But still, the share of bars and coin will go up in 2021. Okay. तो ये आपका ओवरऑल व्यू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ये है, सोमवार को मंडे को बजट आना है। इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ड्यूटी कट हो जाए, कुछ पॉलिसी में बदलाव हो जाए। आपको क्या लगता है इस बजट में बुलियन इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ हो सकता है? क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? There have been lot of announcements already made. Last 6 years, every second year some announcement has been made. The important thing is for the industry to ask for execution of all that has been announced rather than asking for new announcements. Duty cut hona chahiye, but I am not very optimistic it will happen in this budget. आप कह रहे हैं कि ड्यूटी कट होना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस बजट में इसको लेकर के कुछ होगा। एक क्वेश्चन और सर कि ग्लोबल सिनारियो अभी आपको गोल्ड को लेकर क्या दिख रहा है? क्योंकि फेड की मीटिंग हुई और फेड ने कह दिया है कि अभी इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू रहेगी। तो ग्लोबल सिनारियो आप गोल्ड के लिए क्या देख रहे हैं? फंडामेंटली क्या ग्लोबल सिनारियो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है या नहीं है? Very, very strong for investment gold. In 2020, if you see, there were 877 tons of inflows into ETFs, ETF gold, exchange traded funds. 877 tons, $48 billion ka inflow was there. So the conditions are same: low interest rate, high stock market valuation, high uncertainty. So I think it will be very supportive of investment gold in 2021.
ओके, तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत अच्छी रहेगी 2020 में। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना का मामला आया तो गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे गया, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग हमने गोल्ड में देखी। अब चूंकि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है, तो क्या इसको एक फंडामेंटली गोल्ड के लिए कमजोर माना जाए, या आपको लगता है कि भले ही इकोनॉमी पटरी पर लौट आए और तमाम चीजें शुरू हो जाएं, लेकिन फंडामेंटली गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? आपका टेक क्या है इसके ऊपर? See, gold price short run में it is not fixed by demand and supply. It is fixed by factors of monetary conditions like interest rates, what happens to people's anxiety, those kinds of stuff drive gold price. But more important is the interest rates. They drive gold price in the short run. Long-term demand also plays a part. So just because demand will go down or contract in the short run will not bring down price. It may affect local discount, local premium, kuch hoga. Yeah. So if you really look at price for 2021, low interest rates still continues. Lot of money printing is happening. Fiscal stimulus is very high. Stock markets are very high. Right. Therefore, all these are very, very positive for gold because gold is a good diversifier. ओके, बहुत शुक्रिया सोम सुंदरम PR साहब, आपका जी बिजनेस के साथ वक्त देने के लिए, बताने के लिए कि जो आपकी रिपोर्ट है उसका अब 2021 में गोल्ड का मार्केट कैसा रहने वाला है, आगे डिमांड सप्लाई के हालात क्या रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, मनोज जैन हैं और सुनंद सुब्रमण्यम है। मनोज जी, आप पहले ये बताएं कि आज गोल्ड में क्या किया जाए। नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे कि यूएस फेडरल रिजर्व ने जो ब्याज दरें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से जो अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है उसको लेकर के फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने चिंता जाहिर की है, और जिसके चलते डॉलर में एक बार फिर सेफ हेवन बाइंग देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते सोने और चांदी में एक दबाव देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा और पेन यहाँ पे सोने की कीमतों में देखने को मिल सकता है। अप्रैल वायदा में मेरी यहाँ पे 49,150 पर सेल की सलाह रहेगी। नीचे में एक बार 48,750 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 49,400 का एक स्टॉप लॉस लगा के 49,150 पे यहाँ शॉर्ट जाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। सुनंद जी, आप बताएं चांदी का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है और आज शाम के लिए चांदी में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? बात अगर चांदी की करें तो चांदी गोल्ड की तरह थोड़ा सा बिकवाली की तरफ भी देखने को मिल जाएगा हमें, और हमें सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं पोजिशन बेसिस में ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसका एक खास वजह है कि अभी भी ग्लोबल मार्केट के सिनारियो में कई सारे वॉलेटिलिटी है। जैसे सर ने अभी कहा था कि यूएस डॉलर इंडेक्स में काफी स्ट्रेंथ हुआ है, बट लेकिन एक क्लियर फैक्टर है कि अगर आने वाले दिनों में अगर यूएस स्टिमुलस पैकेज भी डिक्लेयर हो जाता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकता है। तो उस शॉर्ट कवरिंग रैली को काउंटर करने के लिए एक सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इससे मेरी सलाह रहेगी तो 66,500 के लेवल्स पे आप बिकवाली करके चलिए, और 67,200 के लेवल से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और थोड़ा सा पोजिशन बेसिस नेक्स्ट वीक तक अगर आप रखना चाहते हो 65,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो मेरी सलाह भी बिकवाली की रहेगी सिल्वर में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए। मनोज जी, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में क्या किया जाए? कच्चे तेल में भी दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कल सरप्राइजिंगली जो है यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स आते हुए देखे थे। लेकिन जिस तरह से चाइना में और बाकी जो कंट्रीज है वहां पे कोविड के केसेस फिर से एक बार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो जापान हो, चाइना हो या यूरोपियन यूनियन हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। ओपेक ने भी जो है कंसर्न्स जाहिर किए हैं डिमांड को लेकर के। मेरा मानना है कि 3,900 यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक कीमतें उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है, यहाँ बढ़त की गुंजाइश कम है। 3,900 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है 3,940। और चलिए आपको रोकना चाहूंगा, चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दावोस समिट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इस समिट को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। इस फोरम पर रहना स्वाभाविक है। साथियों, तमाम आशंकाओं के बीच आज मैं
आप सभी के सामने 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों की तरफ से दुनिया के लिए विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद का संदेश लेकर के आया। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। साथियों, सर्वे संतु निरामया, पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को
जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन्स दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे वजह भी है और इस विश्वास का आधार भी है। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने ये भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने
760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीस से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। साथियों, प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने भी कहा था कि भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। मैं आज उसमें यह भी जोड़ूंगा कि भारत संभावनाओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। बीते वर्षों में भारत ने रिफॉर्म्स और इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस पर बहुत जोर दिया है। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रिजिम से लेकर एफडीआई नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो, इस दिशा में भी काम जारी है। और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर रहा है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच हम सभी को एक और बात याद रखनी है। कोरोना क्राइसिस ने हमें मानवीयता का मूल्य फिर याद दिलाया है। हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री 4.0 भी रोबोट के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने, ना कि कोई ट्रैप। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे। हमें सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब आप सबके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। Thank you, Prime Minister, first for this message of hope and confidence. I think it's an incredible achievement how we handled the COVID-19 crisis and how you showed responsibility towards the world in taking care not only of your own country but particularly also of your neighbor countries. I'm convinced, Prime Minister, based on what you said, China will India and China are always competing, but China will, we all will admire India for its growth, for its great growth rates in the coming years.
I'm also very happy that you mentioned your commitment to the 4IR, to the fourth industrial revolution technologies, and we have to make them human-centered, and I'm happy that the World Economic Forum has a Center for the Fourth Industrial Revolution in Mumbai, thanks to your support. Mr. Prime Minister, this officially concludes the public portion of the session, and we will have now this follow-up dialogue, but we will have to have 30 seconds just to switch the communication devices. Thank you very much again, Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे ऑनलाइन, और उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना के मामले को बहुत ही सही तरीके से इस पूरे मामले का सामना किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अब यहां पर बढ़ावा मिल रहा है। तमाम बड़ी बातें आज पीएम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।